कहानी की शुरुआत एक ऐसे कैदी से होती है जिसे एक अजीब सी सज़ा दी जाने वाली होती है। गार्ड उसकी त्वचा पर एक खास तरह की क्रीम लगाते हैं, फिर उसकी गर्दन में टाइमर टांग देते हैं और हाथ पर लोहे का मजबूत बैंड कस देते हैं। बेचारे को अंदाज़ा भी नहीं होता कि अगले कुछ पल उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन की दीवार में बना एक छोटा सा हैच खोला जाता है और उसका हाथ बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर का तापमान इतना खतरनाक होता है कि देखते ही देखते उसका हाथ पूरी तरह बर्फ की तरह जम जाता है। टाइमर खत्म होते ही गार्ड उसका हाथ वापस अंदर खींचते हैं। वे जांचते हैं कि हाथ पूरी तरह कठोर हो चुका है और फिर एक भारी हथौड़े से उसे बेरहमी से तोड़ देते हैं। दर्द से तड़पते उस आदमी की चीखें पूरे डिब्बे में गूंज उठती हैं, जबकि बाकी लोग मजबूरी में ये सब देखते रहते हैं। असल में पूरी दुनिया एक भयंकर हिमयुग की चपेट में आ चुकी है। लगभग पूरी मानव सभ्यता खत्म हो चुकी है और बचे हुए लोग पिछले 15 सालों से एक विशाल ट्रेन में रह रहे हैं। यही ट्रेन उनकी पूरी दुनिया है। अगर ये कभी रुक गई तो उसका इंजन जम जाएगा और अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत तय होगी। इस ट्रेन के अंदर भी समाज अमीर और गरीब वर्गों में बंटा हुआ है। सबसे पीछे टेल सेक्शन है, जहां हजारों गरीब लोग बेहद बदहाल जिंदगी जीते हैं। उन्हें गंदगी, भूख और बदसलूकी के अलावा कुछ नहीं मिलता। खाने के नाम पर उन्हें सिर्फ काले रंग की प्रोटीन बार दी जाती है। इसके आगे वाले डिब्बों में मध्यम वर्ग रहता है, जहां सुविधाएं कुछ बेहतर है। सबसे आगे फर्स्ट क्लास है, जहां अमीर लोग शानदार भोजन, आरामदायक जिंदगी और पूरे सिस्टम पर अपना प्रभाव रखते हैं। एक दिन गार्ड टेल सेक्शन में आते हैं और एक कुशल वायलिन वादक की मांग करते हैं। एक बुजुर्ग दंपति आगे आता है, लेकिन वे अलग होने से इनकार कर देते हैं। गार्ड गुस्से में बूढ़े की पत्नी पर हमला कर उसका हाथ तोड़ देते हैं और बूढ़े को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। ये घटना वहां मौजूद हर इंसान के दिल में गुस्सा भर देती है। इसी बीच कर्टिस और उसका दोस्त एडगर चुपके से एक खास प्रोटीन बार तलाश रहे होते हैं। उन्हें शक होता है कि इन्हीं बारों के अंदर कोई गुप्त संदेश भेज रहा है। आखिरकार उन्हें एक कैप्सूल मिल जाता है। कर्टिस वह संदेश गिलियम को देता है, जो तेल सेक्शन का सबसे अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति है। कैप्सूल में केवल एक नाम लिखा होता है, नामगोंग मिन्सू। गिलियम समझ जाता है कि यही इंसान उनकी आज़ादी की आखिरी उम्मीद है। नामगोंग वही इंजीनियर है जिसने ट्रेन के सुरक्षा दरवाजे डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब खुद जेल में कैद है। कर्टिस और गिलियम फैसला करते हैं कि पहले उसे आज़ाद किया जाएगा, फिर उसकी मदद से एक एक दरवाज़ा खोलते हुए इंजन तक पहुंचा जाएगा। अगर इंजन उनके कब्जे में आ गया तो पूरी ट्रेन की सत्ता बदल सकती है। उसी रात ट्रेन की अधिकारी मैसन गार्ड्स के साथ टेन सेक्शन में पहुंचती है। इस बार वह एक बच्चे को अपने साथ ले जाने आई होती है। सभी बच्चों की जांच की जाती है और आखिरकार तानिया के बेटे को जबरदस्ती उससे छीन लिया जाता है। माँ की चीखें पूरे डिब्बे में गूंज उठती हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। यह देखकर एंड्रयू अपना आपा खो बैठता है। वह गुस्से में मैसन पर अपना जूता फेंक देता है। मैसन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद गार्ड लौटते हैं और एंड्रयू को पकड़कर वहीं भयानक सजा देते हैं। उसका हाथ भी जमा दिया जाता है और हथौड़े से तोड़ दिया जाता है। इसके बाद मैसन सबके सामने एंड्रयू का जूता उठाकर कहती है कि हर इंसान की एक तय जगह होती है। जूता पैरों में अच्छा लगता है, सिर पर नहीं। वह तेल सेक्शन के लोगों को उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ये शब्द डर नहीं बल्कि बगावत की चिंगारी बन जाते हैं। अब कर्टिस और उसके साथियों ने फैसला कर लिया था कि वे इस अन्याय का अंत करके रहेंगे। कर्टिस अब सब कुछ खो चुका था। उसके सामने उसके साथी तड़प तड़प कर मारे गए थे और कई लोग हमेशा के लिए अपंग हो चुके थे। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही मकसद बचा था, इस जुल्म की जड़ तक पहुंचकर उसका अंत करना। उसने बूढ़े साथी से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इन सैनिकों के हथियार सिर्फ दिखावे के लिए हैं। इतने वर्षों में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें इनकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी होंगी। इस ट्रेन में नई गोलियां बनाने का कोई इंतजाम नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए कर्टिस बिना डरे आगे बढ़ गया। उसने एक गार्ड की बंदूक अपने सिर पर रखी और खुद ही ट्रिगर दबा दिया। कुछ भी नहीं हुआ। बंदूक बिल्कुल खाली थी। ये नज़ारा देखते ही एडगर जोर से चिल्लाया, इनकी बंदूकों में एक भी गोली नहीं बची। इतना सुनते ही टेल सेक्शन के लोगों का डर खत्म हो गया। उन्होंने पहले से तैयार रखा भारी ड्रम पूरी ताकत से गार्ड्स की तरफ धकेल दिया। कई सैनिक उसी पल गिर पड़े। इसके बाद सभी लोग एक साथ उन पर टूट पड़े और देखते ही देखते लड़ाई का पलड़ा बदल गया।
तभी सामने एक विशालकाय गार्ड आ गया जिसके हाथ में लोहे की भारी छड़ थी। वो एक एक करके लोगों को घायल करने लगा। तभी भीड़ में से एक दुबला पतला आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। मौका मिलते ही उसने उस गार्ड पर हमला किया और उसे गिराकर उसकी कमर से लटक रही चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। चाबियां मिलते ही सब लोग कैदियों वाले हिस्से की तरफ दौड़े। वहां उन्होंने सबसे पहले नामक मिन्सू को आज़ाद किया, लेकिन वो गहरी बेहोशी में पड़ा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं उठा तो कर्टिस ने अपनी जेब से क्रोनोल की एक गोली निकाली और उसे सूंघाई। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें खुल गईं। मिन्सू की बेटी योना में एक अनोखी क्षमता थी। वो बंद दरवाजों के पार भी महसूस कर सकती थी कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। कर्टिस ने मिन्सू से कहा, अगर तुम हर दरवाज़ा खोलने में हमारी मदद करोगे तो बदले में तुम्हें क्रोनोल मिलेगा। सौदा तय होते ही मिन्सू ने एक एक कर लॉक खोलना शुरू कर दिया। पहला दरवाज़ा खुलते ही वे रसोई वाले डिब्बे में पहुंचे। वहां की सबसे हैरान करने वाली चीज़ खाना नहीं बल्कि खिड़कियां थी। वर्षों बाद उन्होंने पहली बार सूरज की रोशनी अपनी आंखों से देखी। बाहर फैली सफ़ेद बर्फ और चमकती किरणों ने उन्हें याद दिलाया कि इस लोहे की दुनिया के बाहर भी कभी जिंदगी हुआ करती थी। आगे बढ़ने पर वे उस फैक्ट्री तक पहुंचे जहां तेल सेक्शन के लिए प्रोटीन बार बनाई जाती थी। कर्टिस ने जैसे ही पूरी प्रक्रिया देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन बार्स को वे सालों से अपना सहारा समझकर खा रहे थे वे असल में हजारों कॉकरोचों को पीसकर तैयार की जाती थी। गुस्से में उसने वहां काम कर रहे कर्मचारी को पकड़ लिया, लेकिन उस आदमी ने रोते हुए बताया कि वह भी मजबूर है, उसे भी यही खाना मिलता है और इनकार करने पर मौत तय है। कर्टिस ने उसे छोड़ दिया और यह सच्चाई अपने साथियों से छिपा ली, क्योंकि वह जानता था कि यह राज सुनकर लोगों का हौसला टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद कर्टिस को एक और रहस्यमयी संदेश मिला। उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, वाटर। बूढ़े साथी ने तुरंत समझ लिया कि असली लक्ष्य पानी की सप्लाई पर कब्जा करना है। अगर वे उस हिस्से तक पहुंच गए तो ट्रेन के ऊपरी वर्ग को झुकने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन अगला रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही मिन्सू अगले दरवाजे का लॉक खोलने लगा, योना अचानक बेचैन हो गई। उसने सबको चेतावनी दी कि दूसरी तरफ खतरा है, मगर तब तक दरवाज़ा आधा खुल चुका था। दरवाज़ा खुलते ही हथियारों से लैस गार्ड्स का पूरा दस्ता सामने खड़ा था। अगले ही पल दोनों पक्षों के बीच भयंकर भिड़ंत शुरू हो गई। लोहे के हथियार हवा में लहराने लगे और पूरा डिब्बा चीखों से गूंज उठा। दोनों तरफ से लोग गिरने लगे और कुछ ही मिनटों में फर्श घायल लोगों और लाशों से भर गया। इसी दौरान एक अधिकारी ने जोर से घोषणा की कि ट्रेन कुछ ही देर में नए साल के मौके पर उस मशहूर पुल से गुजरने वाली है। अचानक सभी गार्ड्स हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगे। उसी समय ट्रेन तेज रफ्तार से बर्फ की एक विशाल दीवार की तरफ बढ़ी। जोरदार झटके के साथ ट्रेन बर्फ को चीरती हुई आगे निकल गई। झटके के बाद योना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। दूर पहाड़ों पर जमी बर्फ पहले जैसी ठोस नहीं थी, बल्कि कई जगह पिघलती नजर आ रही थी। उसके मन में पहली बार उम्मीद जगी कि शायद इस ट्रेन के बाहर की दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी ट्रेन की मंत्री वहां पहुंची और घमंड से बोली, तुम लोग आज भी जिंदा हो तो सिर्फ विलाफोर्ड की वजह से। उसने इस ट्रेन को इंसानों की आखिरी पनाहगाह बनाया है। लेकिन कर्टिस अब समझ चुका था कि यह पनाहगाह नहीं बल्कि अमीर और गरीब के बीच खड़ी एक निर्दयी कैद थी, जिसे तोड़ना अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। लंबे समय से अमीर लोग गरीब यात्रियों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे थे। तभी सत्ता संभाल रही महिला अधिकारी ने ऐलान किया कि अब आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा। उसने बताया कि कुछ ही पलों में ट्रेन एक बेहद लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरेगी, इसलिए सभी सुरक्षा गार्ड अपने नाइट विजन उपकरण पहन लेते हैं। ये बात सुनते ही कर्टिस अपने साथियों को तुरंत नीचे झुकने का इशारा करता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है, चारों तरफ गोलियों और चीखों की आवाज़ गूंजने लगती है। गार्ड अंधेरे का फायदा उठाकर गरीब यात्रियों पर हमला बोल देते हैं। कई लोग देखते ही देखते मौत के घाट उतर जाते हैं। उसी वक्त कर्टिस पूरी ताकत से अपने साथियों को पुकारता है। उसकी आवाज़ सुनकर पीछे मौजूद लोग जलती हुई मशालें लेकर दौड़ पड़ते हैं। अचानक पूरे डिब्बे में रोशनी फैल जाती है और गार्डों का नाइट विजन बेकार हो जाता है। अब बाजी पलट चुकी थी। गरीब यात्री भी पूरी ताकत से जवाबी हमला शुरू कर देते हैं और पूरे डिब्बे में जबरदस्त संघर्ष छिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान एक साथी महिला अधिकारी के पैर पर हमला कर देता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में एडगर एक गार्ड के कब्जे में आ जाता है। वो मदद के लिए कर्टिस को पुकारता है, मगर कर्टिस अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। अगले ही पल गार्ड एडगर पर घातक वार कर देता है
और वो अपने दोस्त की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अपने सबसे करीबी साथी की मौत देखकर कर्टिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत महिला अधिकारी को पकड़कर बंधक बना लेता है और गार्डों को हथियार डालने के लिए मजबूर कर देता है। तभी ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आती है। अब कर्टिस उससे इंजन वाले हिस्से और बच्चों के बारे में सवाल करता है। महिला बताती है कि सभी बच्चों को इंजन सेक्शन में ले जाया गया है, जहां विलाफोर्ड उनका इंतजार कर रहा है। वो यह भी खुलासा करती है कि ट्रेन का साफ पानी केवल अमीर लोगों के लिए रखा जाता है, जबकि बचा हुआ गंदा पानी गरीब यात्रियों को पीने के लिए दिया जाता है। इतने में वो व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है जिसका हाथ पहले सजा के तौर पर कटवा दिया गया था। वो बदला लेने के लिए महिला अधिकारी पर टूट पड़ता है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि इंजन रूम तक पहुंचने का गुप्त रास्ता केवल उसे ही पता है। अगर उसने जान गंवा दी तो कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। मजबूरी में कर्टिस उसे अपने साथ ले लेता है। आगे बढ़ते ही सभी एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां चारों ओर हरे भरे पौधे, ताज़ी सब्जियां और फलों के बाग दिखाई देते हैं। ये नज़ारा उन लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था जिन्होंने वर्षों से ऐसी दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उनके सामने एक विशाल एक्वेरियम आता है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती है। उसके बाद वे एक शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पहली बार 17 साल बाद उन्हें प्रोटीन बार्स की जगह असली और स्वादिष्ट खाना परोसा जाता है। लेकिन क्या कर्टिस इंजन रूम तक पहुंच पाएगा? क्या वो विलाफोर्ड का सामना कर सकेगा? और उन मासूम बच्चों का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा।